प्रिय विद्यार्थियों, मैं बलराम, सहायकाचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय भीम। आज हम रीतिकाल का सामान्य अध्ययन करेंगे जो स्नातक द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में शामिल है। हम रीतिकाल के बारे में देखते हैं तो सबसे पहले हम हिंदी साहित्य का काल विभाजन देखते हैं। हिंदी साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला काल आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल या वर्तमान काल या जिसे गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका समय के अनुसार वर्गीकरण किया गया है। सर्वमान्य वर्गीकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया हुआ माना जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का समय 1050 से 1375 ईस्वी निर्धारित किया है। फिर दूसरा काल भक्तिकाल आता है। भक्तिकाल की समय सीमा उन्होंने 1375 से 1700 विक्रम संवत मानी है। फिर आता है अपना तीसरा काल रीतिकाल। इसकी समय सीमा उन्होंने विक्रम संवत 1700 से लेकर 1900 तक मानी है। फिर आगे का काल है आधुनिक काल या गद्य काल। इसकी समय सीमा उन्होंने 1900 विक्रम संवत के बाद मानी है। ध्यान रखने की बात यह है कि ये संवत है, ईस्वी नहीं है, अर्थात ये विक्रम संवत में काल निर्धारित किया गया है। तो ये आपको पता होगा कि विक्रम संवत है वो हमारे ईस्वी सन से 57 वर्ष आगे चलता है। इसका थोड़ा ध्यान रखें। अब हम देखते हैं रीतिकाल। भक्ति काल के बाद संवत 1700 से संवत 1900 तक का समय हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। रीतिकाल में अधिकांश रीति ग्रंथों की रचना ही की गई थी। रीति ग्रंथ से हमारा आशय ये है कि जिसमें एक विशेष प्रकार की रीति, तरीका या ढंग की रचना की जाती थी उसे हम रीति ग्रंथ कहते थे। प्रायः रीति का अर्थ तरीका या शैली होता है। तो एक निश्चित शैली में जो रचना की जाती थी वो ही रीति शैली मानी जाती थी या रीति ग्रंथों के अंतर्गत शामिल किया जाता था। प्राय सभी कवियों में रीति ग्रंथ अर्थात काव्य शास्त्र के रस, छंद, अलंकार आदि की परिभाषा और उदाहरण आदि से युक्त काव्यों को लिखकर आचार्य बनने की धुन सवार दिखाई पड़ती है। अब हम देखते हैं कि वास्तव में रीति ग्रंथ क्या थे। रीति ग्रंथ ऐसे ग्रंथ थे जिसमें काव्य शास्त्र का कोई एक टॉपिक या एक से अधिक टॉपिक लेकर उनके ही लक्षण और उदाहरण दिए जाते थे। उसे ही हम रीति ग्रंथ कहते हैं। इसी प्रवृत्ति के आधार पर आचार्य शुक्ल ने इस युग का नाम रीतिकाल रखा है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र ऐसे विद्वान भी आचार्य शुक्ल के द्वारा दिए गए रीतिकाल नाम से सहमत हैं, अर्थात वो भी इस काल को रीतिकाल के नाम से ही पुकारते हैं। ये आज तक सर्वमान्य मत है। परंतु हिंदी के अन्य विद्वान लेखकों ने रीतिकाल को अन्य भी कई नामों से पुकारा है। जैसे मिस्र बंधुओं ने रीतिकालीन कवियों की कविता में अलंकारों के प्रयोग के प्रति विशेष रुचि को देखकर इस युग को अलंकृत काल कहा है। ये स्वाभाविक है कि इस युग का जो काव्य है वो अलंकारों से दबा हुआ था, अर्थात उसमें अलंकारों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया था। इसलिए इसको अलंकृत काल कहना भी समीचीन जान पड़ता है। कुछ विद्वान इस युग की कविता में कला पक्ष की प्रधानता को देखकर इस काल को कला काल कहकर पुकारते हैं। यद्यपि ये सही है कि इस काल में भावनाओं को महत्व कम देकर कला को ज़्यादा महत्व दिया गया था, अर्थात जो साधन था उस साधन को ही साध्य मान लिया गया था। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल का नामकरण श्रृंगार काल किया है। अब ये बात ज़रूर कुछ गले उतरने वाली है कि इस युग के अधिकांश जो कवि थे उन्होंने रीति ग्रंथों की रचना चाहे की हो या न की हो, लेकिन श्रृंगार रस का वर्णन अवश्य किया है। इसलिए यदि इस काल का नाम श्रृंगार काल रखें
तो रीतिकाल से भी ज़्यादा उपयुक्त प्रतीत होता है। वीपी मिश्र के मतानुसार जिस प्रकार हिंदी साहित्य के दो पूर्व कालों, वीरगाथा काल या आदिकाल और भक्तिकाल, इसमें क्रमशः वीर और भक्ति भाव की प्रधानता रही। जैसे वीरगाथा काल या आदिकाल में वीर भाव की प्रधानता रही और भक्ति काल में भक्ति की प्रधानता रही, और इन भावों की प्रवृत्ति के आधार पर ही इन दोनों कालों का नामकरण किया गया है। ठीक उसी प्रकार से इस युग के कवियों की प्रधान प्रवृत्ति श्रृंगार की ओर उन्मुख है और उस युग के सभी कवियों ने श्रृंगारिक रचनाएं की हैं। परंतु इस युग में अनेक ऐसे कवि भी हुए हैं जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना नहीं की, लेकिन उत्कृष्ट श्रृंगारिक रचनाओं के कारण उनका महत्व अधिक उपयुक्त है। साथ ही जिन कवियों ने आचार्य बनने की धुन में रीति ग्रंथ लिखे और उनके आचार्यत्व की रक्षा करने के बहाने यदि इस काल को रीतिकाल कहने का आग्रह पर बल देना भी अनुचित ही है, क्योंकि अधिकांश आचार्यों द्वारा लिखित रीति ग्रंथों की समस्त सामग्री उनके अपने स्वतंत्र मौलिक चिंतन की देन नहीं होकर संस्कृत ग्रंथों से ली गई है। ये बात सत्य है कि जो भी रीति ग्रंथ हमारे हिंदी के विद्वानों ने लिखे हैं या आचार्य बनने की कोशिश जिन लोगों ने की है, उसमें मौलिकता का अभाव है। अर्थात अपनी ओर से कोई नई चीज़ उन्होंने नहीं निर्धारित की है, बल्कि संस्कृत के जो रीति ग्रंथ हैं उनका ही उन्होंने अनुकरण किया है। उन्हीं के अनुकरण के आधार पर ही उन्होंने नए नए काव्यों की सर्जना की है। सारांश यह है कि उसका नामकरण श्रृंगार काल ही अधिक उपयुक्त हो सकता है, क्योंकि इस नामकरण में उस युग की लौकिक श्रृंगार की अभिव्यक्ति की सामान्य प्रवृत्ति का पूर्ण निरूपण हो जाता है। अतः रीतिकाल को श्रृंगार काल कहने वालों की संख्या में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है, जो स्वाभाविक है। रीतिकाल की अधिकांश साहित्यिक रचनाएं भक्ति काल की भांति जनाश्रयी या स्वांतः सुखाय ने लिखी जाकर राज्याश्रयी होकर लिखी गई थी। ये जनाश्रयी, राज्याश्रयी, स्वांतः सुखाय, ये तीन शब्द हैं। जनाश्रयी वो लेख होते हैं जो जनता के आश्रय में लिखे जाते हैं, अर्थात जिसको किसी भी राजा या राज दरबार का आश्रय नहीं होता है। लिखने वाला जनता के बीच में ही रहकर लिखता है। जैसे कबीरदास जी की रचनाएं हैं और जो अपने निर्गुणपंथी साधुओं की जो रचनाएं हैं वो सारी जनाश्रयी रचनाएं कही जाती हैं। एक है स्वांतः सुखाय रचनाएं। स्वांतः सुखाय रचनाएं वो कहलाती हैं जो लिखने वाला लेखक या कवि स्वयं अपने सुख के लिए उनको लिखता है, उसे किसी दूसरे से मतलब नहीं होता है। जैसे आचार्य तुलसी या जो अपने तुलसीदास हैं उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी समस्त रचनाएं स्वांतः सुखाय थी, अर्थात वे स्वयं अपने लिए रचनाएं लिखते थे, अपनी जो आत्मिक जिज्ञासा है उसको शांत करने के लिए लिखा करते थे। तो ये दोनों ही भावनाएं हैं, ये इस श्रृंगार काल या रीतिकाल में नहीं थी, बल्कि इस काल में राज्याश्रय में रचनाएं लिखी गई थी। अर्थात जो भी कवि और लेखक होते थे वो किसी न किसी राजा, महाराजा, सामंत, सरदार आदि के आश्रय में रहकर, अर्थात राज दरबार में रहकर ही रचना किया करते थे। तो राज दरबार के लोगों की जैसी इच्छा होती थी उसी के अनुसार वो लेखन किया करते थे, और उस टाइम में श्रृंगार के प्रति राजा महाराजाओं की रुचि ज़्यादा रहती थी। तो स्वाभाविक सी बात है कि इन कवियों की रचनाओं में भी श्रृंगार का पुट ज़्यादा मिलता था। रीति काल तक आते आते भक्ति काल की ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी और रामाश्रयी काव्य धाराएँ क्षीण हो चली थी। हम देखते हैं कि भक्ति काल में जो हमारा साहित्य है वो 4 भागों में विभाजित हो गया था। जैसे ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा। तो रीतिकाल तक आते आते इनमें से जो 3 शाखाएं हैं, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी और रामाश्रयी, ये तीनों धाराएं कमज़ोर पड़ चुकी थी और भक्ति काल की केवल कृष्ण काव्य धारा ही मधुर और मोहक भावों के कारण अब जनता के आकर्षण का केंद्र रह गई थी, क्योंकि कृष्ण काव्य में ही राज दरबारों के अनुकूल सामग्री उपलब्ध होती थी, बाकी अन्य में नहीं थी।
रीतिकाल के राज दरबारों के वैभव विलास से पूर्ण वातावरण का प्रभाव भी कृष्ण काव्य पर पड़ा। अतः कृष्ण काव्य में विलास लीलाओं का प्राधान्य हो गया, अर्थात उसमें रास लीलाओं का ज़्यादा समावेश होने लगा। साथ ही कवियों ने भी अपने आश्रयदाताओं की रुचि के अनुसार राधा कृष्ण के प्रति पवित्र भक्ति की भावनाओं को भुला दिया और उन्हें साधारण नायक नायिका के रूप में चित्रित किया। ये कृष्ण काव्य के साथ बड़ी छेड़छाड़ की गई है, लेकिन फिर भी राजा महाराजाओं की रुचि और उस समय के जो कवि थे उनकी मनोवृत्ति ऐसी थी, तो उसने हमारे जो आराध्य भगवान थे उनके काव्य का स्वरूप भी परिवर्तित कर दिया। राधा और कृष्ण की रास लीलाओं के रूप में नग्न, भद्दी एवं वास नामक विलास लीलाओं से कृष्ण काव्य भर उठा था। इस युग के साहित्य के श्रृंगार साहित्य पर संस्कृत के रीति ग्रंथों, शतकों, मुक्तकों, काम शास्त्र एवं फारसी की जो ऊहात्मक शैली है उसका प्रभाव भी भरपूर मात्रा में पड़ा है। रीतिकाल के साहित्य को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक तो राज्याश्रय में रचित साहित्य और दूसरा लोक साहित्य। राज्याश्रय में रचित साहित्य दरबारी कवियों के द्वारा लिखा गया, जिसमें रीति परंपरा और विलास की तीव्र गंध है। लोक साहित्य के रचयिता दरबारी कवि नहीं थे, इसमें घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, द्विजदेव आदि प्रमुख कवि हैं। लोक में रचित साहित्य में भावों की उत्कृष्ट अभिव्यंजना हुई है, अर्थात जो लोक में रचित काव्य है, अर्थात जिसको राज्याश्रय प्राप्त नहीं हुआ है, वो काव्य ही वास्तव में देखा जाए तो रीतिकाल का प्राण कहा जा सकता है। और राज्याश्रय का काव्य है उसमें वो ही शैली अपनाई गई जो रीतिकाल में विशेष रूप से अपनाई गई है। धन्यवाद। आगे हम अगले वीडियो में रीतिकाल की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे।